ओके बेटा, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कपल्ड ऑसिलेटर, राइट। तो हमने देखो कितने ऑसिलेटर पढ़ लिए अभी तक। सिंपल, मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल, देन डैम्ड, अनडैम्ड, देन फोर्स्ड। ठीक है, अब है कपल्ड ऑसिलेटर। नाम से क्लियर है कि कपल्ड मतलब दो होंगे या दो से ज़्यादा ऑसिलेटर आपस में अटैच्ड होंगे, राइट। तो देखो, तो चैप्टर 2 में हमने ऑलरेडी डैम्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पीरियोडिकल वेरिएशंस चेक की थी उसमें। ठीक है, दैट इज़ मैकेनिकल ऑसिलेटर एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, राइट। तो इसमें ये था, इट वाज अज्यूम्ड दैट जो जब भी हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते थे तो वो अनइन्फ्लुएंस रहता था, मतलब उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, इसलिए देयर इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ड्राइविंग एजेंसी एंड द ड्रिवन सिस्टम, राइट। तो इसलिए उसमें एक एनर्जी प्रेजेंट रहती थी हमेशा। ठीक है, जो यूनि डायरेक्शनल होती थी। यूनि डायरेक्शनल क्या होता है? जब वो किसी एक डायरेक्शन में जाए। ठीक है, यूनि मीन्स वन। पर कहते ऐसा यूनि डायरेक्शनल कोई ऑसिलेटर बनाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो एक्चुअल में होता क्या है, देयर इज़ अ फीडबैक ऑफ एनर्जी, मतलब ऑलवेज़ हमारे पास एक ऐसी एनर्जी होती है जिसे हम ड्रिवन सिस्टम कहते हैं, जो ड्राइविंग एजेंसी को हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब बाहर से ऑसिलेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। हाउ एवर स्मॉल इन मैग्नीट्यूड में भी, पर वो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है या उसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा स्मॉल ही होती है। ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाला हम ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर भी नहीं सकते, राइट। द टू और मोर ऑसिलेटिंग सिस्टम इन्वॉल्विंग म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इट कॉमनली टर्म एज कपल्ड ऑसिलेटर। मतलब अगर हम दो या दो से ज़्यादा ऑसिलेटिंग सिस्टम आपस में कनेक्ट कर दें तो वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब मान लो ये है एक स्प्रिंग, इसके साथ बॉब है, ये स्प्रिंग है, ये बॉब है। तो होगा का जिसके साथ भी हमने अटैच किया होगा तो ये आपस में क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेंगे, उसे हम बोलेंगे कपल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, आगे देखो, कहते इन द कपल्ड सिस्टम, मतलब जैसे वो सेटअप मैंने बनाया था, कहते अगर कपल्ड सिस्टम है मतलब एक या एक से ज़्यादा हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक ऑसिलेटर उसमें से क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। वो एनर्जी दूसरे को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से क्या होगा, एक्सचेंज होगा सभी के बीच में। किसका, ऑसिलेशंस का। टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द ऑसिलेटर दे मस्ट बी लिंक्ड और कपल्ड टू ईच अदर। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, सभी को या तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, लिंक हुए हों, या फिर कपल्ड हों। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ध्यान से सुनो, देखो टाइप्स ऑफ कपलिंग। ठीक है, हमने अभी तक दो ही टाइप्स पढ़ी हैं, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल, राइट। उसी के लिए हमने डैम्ड अनडैम्ड निकाला था, फोर्स निकाली थी, राइट। तो अब कपल्ड निकालनी है। सबसे पहले टू ऑसिलेटर्स में बी कपल्ड टू ईच अदर थ्रू अ कॉमन कंपोनेंट। वो क्या होंगे, एक कॉमन पोर्शन के साथ अटैच होंगे। ठीक है, कहते जैसे मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में स्टिफनेस था। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस था। ठीक है, इंडक्टेंस क्या काम कर रहा था, इनर्शिया का काम कर रहा था, मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, राइट। तो द कपलिंग थ्रू स्टिफनेस और इनर्शिया इज प्रेफर्ड बिकॉज इट इज डज नॉट इन्वॉल्व डिसिपेटिव वेस्टेज ऑफ एनर्जी। कहते हैं मैकेनिकल ऑसिलेटर में हमने स्टिफनेस, दैट इज़ मतलब स्प्रिंग यूज़ किया था, राइट। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस यूज़ किया था। ये यूज़ करने का क्या कारण था, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, वो एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते। ठीक है, इट इज़ द केस विद रेजिस्टेंस विस्कोसिटी। मैंने बोला था कि विस्कस ड्रैग मतलब ऑलरेडी फोर्स है, हम और फोर्स लगा रहे हैं, और फ्रिक्शन मतलब वो फोर्स को अपोज करेगी, राइट। तो कहते हैं जब ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे तब क्या होगा, देयर इज़ ए डिके ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा, राइट। आगे देखो एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने कपल्ड सिस्टम की। कहते सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कपल्ड सिस्टम आर एज, कहते मान लो कि हमारे पास दो मासेस हैं M1 एंड M2, देख रहे हो, ये रहा। ठीक है, अटैच टू टू स्प्रिंग्स ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट S1 एंड S3। कहते हमने क्या किया, इन सभी को अटैच कर दिया स्प्रिंग के साथ। ठीक है, कहते जो मास M1 है उसका स्प्रिंग है S1 और जो मास M2 है उसका स्प्रिंग है S3। ठीक है, इन दोनों को किसके साथ लिंक किया उन्होंने, किस स्प्रिंग की हेल्प से इनको जोड़ा है, दैट इज़ S2 की हेल्प से, राइट। तो ये क्या होगा, एक कपल्ड ऑसिलेटर की तरह एक्ट करेगा व्हेन एवर वी अप्लाई द फोर्स ऑन इट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कहते टू सिंपल पेंडुलम्स लिंक्ड टू ईच अदर।
मतलब जब दो पेंडुलम आपस में कनेक्टेड होंगे, देखो ये देखो इस फिगर में बनाया हो ना, या तो कोई थ्रेड की हेल्प से इसको जोड़ा जा सकता है या तो स्प्रिंग की हेल्प से जोड़ा जा सकता है। तो जब ऐसे दो हमने ले लिए सिंपल पेंडुलम्स और इनको जोड़ा स्ट्रिंग की हेल्प से या स्प्रिंग की हेल्प से, तो वो भी क्या करेंगे, एक कपल्ड ऑसिलेटर की तरह ही एक्ट करेंगे, जो ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू टॉर्शनल पेंडुलम्स लिंक्ड थ्रू अ रॉड। जब कहते दो टॉर्शनल पेंडुलम हमने किया था सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो कहते हैं जब दो टॉर्शनल पेंडुलम हम ऐसे उनके हेड को हेड से जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कपल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू एलसी सर्किट्स लिंक्ड थ्रू इंडक्टेंस। कहते हैं जब हमने एलसी सर्किट्स को, एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टेंस, सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, दो ले लिए ऐसे सर्किट और उनको जोड़ दिया। देखो देयर इज़ ए फर्स्ट एलसी सर्किट, देयर इज़ ए सेकेंड एलसी सर्किट, दोनों को हमने देखो कैसे जोड़ा, जस्ट उसके पास रखा है। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, कपल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कपलिंग आर ऑल्सो यूज़। कहते हैं इसके अलावा भी और तरह की भी इलेक्ट्रिकल कपलिंग यूज़ की जाती है। हाउ एवर देयर डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। पर हमने इतना ही पढ़ना है, जस्ट उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कपल्ड ऑसिलेटर होता क्या है। ठीक है, तो ये सारी फिगर्स हैं, तो मतलब ये सारे डिपेक्ट करते हैं कि ऐसे हम कपल्ड ऑसिलेटर बना सकते हैं, चाहे वो पेंडुलम हो, चाहे वो टॉर्शनल हो, चाहे वो एलसी सर्किट हो। ठीक है, अब देखो उन्होंने डिफ़ाइन किया, कहते हैं ड्राइविंग एंड ड्रिवन सिस्टम्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कहते हैं कपल्ड ऑसिलेटर में हमेशा ये क्या होता है, लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब जुड़े होते हैं। तो इसमें कहते हैं दो तरह की फोर्सेस होनी चाहिए, एक तो ड्रिवन और एक ड्राइविंग। ठीक है, ये होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं जब एक्सचेंज हो रही होती है एनर्जी दोनों के बीच में, मान लो इसमें हो रही है या इसमें हो रही है, ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हम ये नहीं पता कर पाते कि किस से एनर्जी किसको ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, सो इसीलिए बोला गया कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कौन सा एक्ट कर रहा है ड्राइविंग की तरह और कौन सा एक्ट कर रहा है ड्रिवन सिस्टम की तरह। ठीक है, तो कहते हैं इसके अगर इफ़ेक्ट को हमने स्टडी करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उन दोनों में स्टिफनेस कपल्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर कितनी है, मतलब उन दोनों का रिस्पॉन्स कितना है स्प्रिंग की वजह से। ठीक है, देन टू इंडक्टेंस कपल्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। ठीक है, मतलब हमने चेक करना है कि दो अगर हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर लगा दिए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दो हमने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर लगा दिए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम रिज़ल्ट देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये सब क्या कर रहे हैं, वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इट कंसर्न विद ओनली वेव्स। देखो उन्होंने सबसे ईजीएस्ट वाले एग्जाम्पल लिया, दैट इज़ स्टिफनेस कपल्ड सिंपल पेंडुलम। ठीक है, पहले क्या किया, एक बॉब को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसका मास था m, राइट, सस्पेंड कर दिया, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है, उसकी लेंथ है l, एक एंड से दूसरे एंड तक उसको किसके साथ अटैच किया, एक स्प्रिंग के साथ, जिसकी स्टिफनेस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, s। ठीक है, और पेंडुलम को नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया P1, इसको नाम दे दिया P2। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पूरे सेटअप को इस डायरेक्शन की तरफ मूव करवाया, देख सकते हो उसकी सारी डायरेक्शन इस तरफ से चेंज होगी। पहले वो यहाँ पे था, वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो पहले उसका डिस्टेंस था x, बाद में आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स देयर इज़ अ डिस्टेंस दैट इज़ y। क्लियर है ये डायग्राम। ठीक है, अब याद करो जब मैकेनिकल ऑसिलेटर किया था तो उसमें भी क्या हुआ था, हमने मास को मेन पोजीशन से एक्सटेंड किया था, फोर्स अप्लाई की थी इस पोजीशन में, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया था। तो वो बैक आने के लिए क्या की थी, उसने रिस्टोरिंग फोर्स अपनी गेन की थी। तो यहाँ पे भी क्या है, स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये भी क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स को गेन करेगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से आई, क्योंकि स्प्रिंग लगा है, तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी वाली, राइट। तो होगा क्या, वो बैक आएगा। ठीक है, बैक आएगा, पर देयर इज़ अ चेंज, दैट इज़ पहले वो एक्स पोजीशन पे था, बाद पे कहाँ पे पहुँच गया, वाई पोजीशन पे, राइट। देन इसमें क्या होगा, देयर इज़ अ चेंज इन लेंथ। हमने ये नहीं बोलना कि वो वाई पे था या एक्स पे था, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात हो रही है। अब ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, कहते जब जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है लोकेशन P1 से
टर्न हो जाएगी, मतलब P1 से देखो यहाँ पे शिफ्ट होगी P2 पे, ठीक है। मतलब वो x डायरेक्शन माइनस करके आ रही है ना इस डायरेक्शन में, तो इसीलिए उन्होंने लिखा y माइनस एक्स, ठीक है। पर जब वो P2 डायरेक्शन से वापस जाएगी ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब P2 से अब वो P1 पे जाएगी, तो क्या होगा, वो किसको माइनस करेगी, देखो यहाँ पे वो y से अब x में आ रही है, तो वो किसको माइनस करेगी, y को, ठीक है। बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसीलिए क्या आ गया नेगेटिव साइन। और माइनस एस क्यों लगा, एस स्टैंड फॉर स्टिफनेस, कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग। तो मतलब P1 के लिए हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस एस एक्स माइनस वाई, P2 के लिए वैल्यू बनेगी माइनस एस वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो उन्होंने समराइज वे में बताया है कि क्या क्या कारण है रीस्टोरिंग फोर्स के, और क्या क्या उसके वेट होंगे, और क्या इलास्टिसिटी होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स P1 मास पे लगी, ठीक है, तो उसका वेट क्या था माइनस mg/L, ठीक है। माइनस mg वेट की वजह से, x उसकी डिस्प्लेसमेंट, L उसकी लेंथ। सिमिलरली P2 मास में हमारी लेंथ क्या है y, तो x की जगह पे y जस्ट रिप्लेस किया है। देन इलास्टिसिटी का फैक्टर कैसे उस पर डिपेंड करता है, वो मैंने समझा दिया कि जब वो P1 से इस डायरेक्शन में जाएगा लाइक दैट, कि वो P1 से P2 मूव करेगा, तो वो y में से x को फैक्टर माइनस हो रहा है। पर जब वो P2 से P1 जाएगा तो x में से y का फैक्टर माइनस हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो देखो उन्होंने न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया, दैट इज़ क्या होता है वो mv², न्यूटन का सेकेंड लॉ दैट इज़ mv² इज इक्वल टू f, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स है। देखो v की जगह पे d²x/dt² आ गया। फोर्स कौन सी लगी यहाँ पे, ये हमने P1 के लिए स्टडी करना है, तो ये सारी फोर्सेस यूज़ करेंगे, तो माइनस mg/L माइनस s इंटू x माइनस वाई यूज़ कर लिया, ठीक है। देखो दिस इज़ फॉर P1 एंड P2 के लिए क्या होगा, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा y, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कपल्ड इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि कपल्ड ऑसिलेटर कर रहे हैं तो इक्वेशन भी कौन सी होगी, कपल्ड इक्वेशंस। तो उसमें x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, ठीक है, मतलब दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m, दोनों की दोनों इक्वेशंस को, मतलब इसको एंड इसको डिवाइड करना है बाय m। जब m के साथ डिवाइड किया तो ये देखो ये m भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस केस में भी m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग देखो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने करना है ऐड, ठीक है। ऐड किया, देखो d²/dt² तो दोनों में कॉमन है, देखो है ना, तो क्या किया वो कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचा उनके पास x+y, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचा x+y और s/m का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये आ गया, फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। एक बार x+y की फॉर्म में निकाला, एक बार x - y की फॉर्म में निकाला, तो ये आया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दोबारा x+y ना लिखने की बजाय लिख दिया कैपिटल X, और x - y को लिख दिया कैपिटल Y। इसका ध्यान रखना जब आप लिखोगे, स्मॉल x और कैपिटल X में और स्मॉल y और कैपिटल Y में डिफरेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। देखो x+y की जगह पे कैपिटल X आ गया, x - y की जगह कैपिटल Y आ गया, सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होगी इन दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, अनकपल्ड इक्वेशंस, ठीक है। जब ये था हमारे पास वैल्यूज़, तब हमने बोला था कि ये क्या है, कपल्ड इक्वेशन है, पर जब हमने कैपिटल X और कैपिटल Y की फॉर्म में लिख दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनकपल्ड इक्वेशन। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो x एंड y हैं वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x किस पे डिपेंड कर रहा था, x+y पे, मतलब वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है। y जो है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, पर y पे भी डिपेंड कर रहा है, बट इन नेगेटिव वे, ओके। अब देखो सुनो कि अब ये इक्वेशंस बेसिकली अनकपल्ड क्यों हैं, अनकपल्ड क्यों है, क्योंकि इसमें जो g/L का फैक्टर है और g/L + 2s/m का फैक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट फैक्टर है तो दोबारा लिखने की बजाय उन्होंने g/L को सब्स्टिट्यूट कर दिया ω1 का होल स्क्वायर, g/L + 2s/m को सब्स्टिट्यूट कर दिया ω2 का स्क्वायर, मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज लिख दिया उन्होंने, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो गई
डी स्क्वायर कैपिटल एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स विद नेगेटिव साइन एंड डी स्क्वायर कैपिटल वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो मतलब इस इक्वेशन से पता चलता है कि दोनों की दोनों जो पेंडुलम्स हैं वो क्या हैं? कपल्ड सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो हमने प्रीवियसली इक्वेशन निकाली, डी स्क्वायर कैपिटल एक्स बाई डी टी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर कैपिटल वाई बाई डी टी स्क्वायर, है ना। तो कहते हैं जो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल थे और एक्स और वाई थे, क्यों? क्योंकि वो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहे थे, यही थी ना इक्वेशन। तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, विच में बी डिफाइंड एज द पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ विच द हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ अ कपल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब। मतलब हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें पैरामीटर्स आ रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए, और वो कौन सा सिस्टम में है? कपल्ड सिस्टम में है। ठीक है, तो हम उसे क्या, इक्वेशन का नाम क्या देंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, द मैनर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द कपल्ड ऑसिलेटर इज टर्म्ड एज मोड। जिस हिसाब से एक ऑसिलेशन वो प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? मोड। ठीक है, द मोड ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर में भी हार्मोनिक और एन हार्मोनिक। ठीक है, कहते हैं कि जो वो मोड होगा कपल्ड ऑसिलेटर का वो हार्मोनिक भी हो सकता है, एन हार्मोनिक भी हो सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि वो ऐसे वेव जनरेट करे या ना करे। ठीक है, द हार्मोनिक मोड्स हैव डेफिनेट करेक्टरिस्टिक्स, उसके कहते हैं पर्टिकुलरली कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स होते ही होते हैं, एंड आर गिवन बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। उसके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट्स भी होते हैं। जो जी बाई एल आया था फैक्टर एंड 2g बाई एल वाला फैक्टर आया था, 2s बाई एम वाला फैक्टर आया था, वो क्या था? कांस्टेंट था। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आए, जब कांस्टेंट फैक्टर्स आ जाएं तो हम उसे क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो जो प्रीवियसली हमने दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, ठीक है, हम उसको क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल मोड्स भी बोल सकते हैं। उसके कोई कोऑर्डिनेट्स थे एक्स एंड वाई। ठीक है, कहते हैं ईच नॉर्मल मोड हैज़ करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी कॉल्ड नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी। कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज़ की थी हमने? ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो उस फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा 1 की वैल्यू, ओमेगा 1 स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास, ओमेगा 2 स्क्वायर की वैल्यू थी, स्क्वायर हटाया तो क्या लग गया? अंडर रूट। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके करेक्टरिस्टिक्स हैं? फ्रिक्वेंसीज़ के हैं। और किस नॉर्मल मोड की फ्रिक्वेंसीज़ हैं? ये एक्स एंड वाई की। ठीक है, तो कहते हैं अगर ओमेगा 1 जो है ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाए, मतलब नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा? तो जो y होगा, y वाली जो टर्म होगी y मोड इज़ रेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कपलिंग टर्म। तो जो y वाला मोड होगा वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा। ठीक है, y कब था? जब हमने फोर्स लगाई थी ना इस तरफ, तो y वाला क्या करेगा? हाई एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब ओमेगा 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2s बाई एम। मतलब g बाई एल की जगह जस्ट हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। ठीक है,